आज हमारा टॉपिक होगा उच्च न्यायालय। इससे पहले हम केंद्र स्तर पर उच्चतम न्यायालय का अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद हम राज्य में उच्च न्यायालय का अध्ययन करेंगे। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। इसके साथ इसी में आगे अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि एक ही उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार दो अथवा दो से अधिक राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हो सकता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कई राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। उदाहरण के लिए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य हैं, जबकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। इन तीनों का एक ही उच्च न्यायालय है जो चंडीगढ़ में स्थापित है। हमें ये जानना है कि भारत में इस समय कितने उच्च न्यायालय हैं। तो इनकी संख्या इस समय वर्तमान में 25 है, यानी हमारे भारत में इस समय 25 न्यायालय हैं। इसके बाद हम उच्च न्यायालय के संगठन का अध्ययन करेंगे। तो इसमें बताना है हमें कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या संसद द्वारा अपने कानून द्वारा निश्चित की जाती है। अर्थात ये स्पष्ट है कि भारत के संविधान में उच्च न्याय के न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित नहीं किया गया है, इसे संसद के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब हम देखेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। इसमें बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 217 में ये बताया गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से होती है। अर्थात ये तो उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति है। उसके बाद अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसमें हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश नियुक्ति हो चुकी है उसका भी परामर्श लिया जाता है। तो इसमें हमें बताना है कि उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायाधीश होते हैं और उसमें राज्यपाल का सलाहकार भी होता है। दूसरा इसमें है कि जब हम अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो इसमें हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है उसकी भी सलाह ली जाती है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 222 में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। यानी न्यायाधीशों को ट्रांसफर करने की योजना भी हमारे संविधान के आर्टिकल 222 में है। इसके बाद हम देखेंगे कि न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हमेशा आता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि भारत के राज्य क्षेत्र की सीमा में 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो। इसी के साथ ये एक और इसकी योग्यता है, वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट रह चुका हो। ये इसकी योग्यताओं में शामिल होता है। इसके बाद देखेंगे हम कि न्यायाधीशों की पदावधि कितनी है, यानी इनका कार्यकाल कितना है। इसमें बताना है कि पहले हमारे यहाँ न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष तक इसकी नौकरी होती थी। अब इसकी आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। इसके बाद देखेंगे पद से हटाने की प्रक्रिया। हमें इसमें बताना है कि किसी न्यायाधीश यानी दो आक्षेप आते हैं, एक कदाचार का, दूसरा असमर्थता यानी मिसबिहेव और इनकैपेसिटी। तो ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदन जब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं और राष्ट्रपति उस पर आज्ञा दे देता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन आज तक भारत में ये प्रक्रिया कभी भी पूरी नहीं हुई है। उसके बाद हम देखेंगे कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कितने प्राप्त होते हैं। तो उसे बताना है कि वर्तमान समय में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को
2,80,000 प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। उसी तरह जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको 2,50,000 प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। इसके बाद देखेंगे इसमें कि न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, यानी हमारे सर्वोच्च न्यायालय, हमारे संविधान के अनुसार 220 में ये प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उन न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते हैं जहां उन्हें न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो न्यायाधीश जिस उच्च न्यायालय से रिटायर या सेवानिवृत्त होता है उसे वहाँ पर वकालत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये था इसका उच्च न्यायालय का संगठन और इसकी योग्यताएं, भत्ते और प्रतिबंध। इसके बाद हम जानेंगे इसमें कि इसकी शक्तियों और अधिकार क्या हैं, यानी उच्च न्यायालय की शक्तियां और अधिकार। इन अधिकारों में या शक्तियों में हमारा पहला पॉइंट आएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी सीधा ही हाई कोर्ट में जाने का अधिकार, उसे बोलते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आएगा कि जो मौलिक अधिकारों का मामला है वो सीधा उच्च न्यायालय में जाता है, कि जब भी कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो ऐसी स्थिति में उन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधा ही उच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। दूसरा है इसमें कि वसीयत का मामला हो या विवाह विच्छेद का मामला हो या विवाह विधि का मामला हो, कंपनी कानून हो, ऐसे न्यायालय जो अवमानना करते हैं उसको भी सीधा हाई कोर्ट में ले जाया जा सकता है। यानी वसीयत, विवाह विच्छेद जैसे आदि जो केस हैं उनको सीधा हाई कोर्ट में ले जाया जा सकता है, यानी इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। तीसरा है इसमें चुनाव याचिकाओं से संबंधित विवाद भी सीधे न्यायालयों में सुने जा सकते हैं, यानी चुनावी क्षेत्र का जब मामला आता है वो जो याचिकाएं होती हैं जो चुनाव संबंधित होती हैं उनकी सुनवाई भी सीधी उच्च न्यायालय में की जाती है। ये था इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब हम देखेंगे इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसमें बताना है कि इसके नीचे जो जिला न्यायालय होते हैं उनके निर्णय जो होते हैं उनके विरुद्ध जो है हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसको बोलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये जो अपील दो क्षेत्रों के आधार पर होती है, इसमें पहला होता है दीवानी और दूसरा होता है फौजदारी। यानी कोई भी निर्णय चाहे वो फौजदारी हो चाहे वो दीवानी हो, इनकी अपील सीधी हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में की जा सकती है और हाई कोर्ट इन अपीलों को सुनवा के अपने निर्णय दे सकता है। इसके बाद इसमें आएगा न्यायिक समीक्षा की शक्ति, यानी उच्च न्यायालय किसी केंद्रीय कानून, संवैधानिक संशोधन या राज्य के कानून की संवैधानिकता पर विचार करते हुए उसे अवैध घोषित कर सकता है। अर्थात इसका अर्थ है चाहे वो केंद्र द्वारा कोई कानून बनाया गया हो चाहे वो राज्य द्वारा कोई कानून बनाया गया हो, यदि वो संविधान के अनुसार नहीं होता है तो उच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि वो उस निर्णय को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। 42वें संशोधन द्वारा इसको पहले कानूनी जो संशोधन है या कानूनी संविधान है उसको असंवैधानिक करने का अधिकार छीन लिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के अनुसार दोबारा से राज्य के पास ये सारी शक्तियाँ लौटा दी गई हैं। इसके बाद इसमें आएगा अधिकारों में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। हमने जब आपको सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय है उसी तरह से उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है रिकॉर्ड कोर्ट, यानी जो न्यायालय द्वारा फैसले दिए जाते हैं वो रिकॉर्ड के रूप में या अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसका अर्थ होता है उसके नीचे जो कोर्ट होते हैं, उसके नीचे लेवल के जो कोर्ट होते हैं वो इन रिकॉर्ड के आधार पर भी अपने फैसले लेते हैं। अर्थात जैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई निर्णय लिया गया है तो उससे नीचे जो हाई कोर्ट आता है तो उसके निर्णय के अनुसार ही फैसला लेगा। अगर वो उस निर्णय को उल्लंघन करता है, अवमानना करता है
तो उसका जो निर्णय है वो अमान्य होगा। ऐसे ही हाई कोर्ट के द्वारा जो मुकदमों के फैसले निर्णय दिए जाते हैं तो उसके नीचे जो जिला न्यायालय है वो भी उनको रिकॉर्ड के रूप में, एक उदाहरण के रूप में ही फैसला करते हैं। उसके रिकॉर्ड के या अभिलेख की अवमानना जिला न्यायालय भी नहीं कर सकता है। उसे बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। यानी जो कार्यवाहियाँ की गई हैं उनको हमेशा साक्षी या सबूत के रूप में ही पेश की जाती हैं, उनका कोई भी लोअर कोर्ट उल्लंघन नहीं कर सकता है। उसके बाद इसमें आएगा अधीक्षण का अधिकार। यानी इसमें संविधान के अनुच्छेद 227 में लिखा गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, हस्तांतरण, तैनाती, पदोन्नति आदि का जो काम है वो हाई कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। यानी हाई कोर्ट के नीचे जो जिला न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, उनका ट्रांसफ़र करना, तैनाती करना, प्रमोशन करना, ये सारा कार्य उस राज्य का हाई कोर्ट ही करता है। इसके बाद आता है, इसमें सबसे लास्ट में आता है इसका रिट और आदेश जारी करना। सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार प्राप्त है और ऐसे ही उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्राप्त है। इसमें बताया गया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय लेख तथा आदेश जारी कर सकता है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को 5 रिट जारी करने का अधिकार है, उसी तरह से हाई कोर्ट को भी उन 5 रिटों को या आदेशों को जारी करने का अधिकार है। ये 5 जो रिट हैं या अधिकार हैं वो है बंदी प्रतिष्ठीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है अधिकार प्रक्षा तथा पांचवा है उत्प्रेषण लेख। यानी ये 5 रिट सुप्रीम के पास भी हैं और ये 5 रिट हाई कोर्ट को भी दे दी गई हैं। अर्थात जब भी राज्य के अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट को ये 5 लेख या रिट जारी करने का अधिकार होता है। धन्यवाद।